Hello everyone, welcome to Elite Skid. So a lot of you have been asking regarding your DLR scores कि भाई मेरा मॉक्स का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूँ अब तक, बट स्टिल मेरा वो जो स्कोर आना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इतना स्कोर बनना चाहिए, बट वो बन नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि मुझसे एक दो पजल्स एटलीस्ट सॉल्व हो जाए पेपर में, हो नहीं पाती। मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता एनालिसिस कैसे करूँ, मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, कितना टाइम मुझे देना चाहिए। तो इसके आसपास के जो भी आपके क्वेश्चंस मन में आते हैं, उन सब क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू नीड टू इंप्रूव योर डीएलआर सेक्शन। भाई उसके लिए आपको कम से कम भी गिरी से गिरी हालत में भी 150 200 250 पजल्स एटलीस्ट बनाई हुई होनी चाहिए। अगर आप पहली बार डीएलआर सेक्शन पढ़ रहे हो और आपने 150 200 डीएलआर सेट्स खुद से नहीं बनाए हुए, तो मुश्किल है कि आप एडवांस लेवल पजल्स को डायरेक्टली हैंडल कर पाओ। मे बी आपका बेसिक एप्टीट्यूड पहले से बहुत अच्छा है, कुछ स्टूडेंट्स का होता है, तो उस केस में आप जरूर हैंडल कर सकते हो, बट ऐसे काफी कम स्टूडेंट्स होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक बेस बिल्ड करना पड़ता है रिगार्डिंग द ओवरऑल सॉल्विंग ऑफ योर डीएलआर सेक्शन। वो बेस कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि अरेंजमेंट्स हो गया, डीआई चार्ट्स के क्वेश्चंस हो गए, मिसलेनियस पजल ओरिएंटेड क्वेश्चन जो होते हैं, रूट्स एंड नेटवर्क्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े जेनरिक टॉपिक्स हैं। ऑल्दो कैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि टॉपिक ओरिएंटेड चीजें आएंगी, बट इन टॉपिक से आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि यार क्वेश्चन का सॉल्विंग कैसे आगे बढ़ाया जाता है, और वो डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल कैट पेपर को हैंडल करने के लिए। तो पहली चीज तो ये कि कुछ हद तक सॉल्विंग करना पड़ेगा आपको। वो 150 पजल्स और 200 250 मे बी वन मोर देन दैट, उतना सॉल्विंग होगा, देन यू कैन थिंक ऑफ जंपिंग इनटू द मॉक्स। कर सकते हो, बट उतना प्रैक्टिस आपका मिनिमम होना चाहिए। अब बात आती है यार, ठीक है मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया, नाउ आई हैव स्टार्टेड विद द मॉक्स। अब मैंने मॉक दिया, मान लो जी मॉक देने पे मेरे से एक पजल सॉल्व हो गया, डेढ़ हो गया, दो हो गया, मे बी एक भी ना हो पाया। अब मैं एनालिसिस करने बैठा हूँ। एनालिसिस में एक्चुअल में करना क्या है? एनालिसिस में आपको बस इतना करना है कि यार जो भी पजल आपसे नहीं बने थे पेपर में, आप उनको ओपन करोगे विदाउट एनी टाइमर रिस्ट्रिक्शन, आप खुद से उसको बनाने बैठोगे। मे बी कोई पजल आपसे जस्ट 15 मिनट्स में बन जाए विदाउट चेकिंग द सोल्यूशंस। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना। मैक्सिमम लोग वीडियो देखते हैं या सोल्यूशन चेक करते हैं एंड उसके बाद प्रोसीड कर लेते हैं, यार चलो ये तो हो ही गया। भाई इससे क्वेश्चन हो गया, बट आपने उससे कुछ सीखा नहीं। आपको उस क्वेश्चन के साथ में और टाइम स्पेंड करना था, आपको उस क्वेश्चन को समझना था, आपका माइंड ट्रेन होना था। वो शायद आप 1 आवर 2 आवर और लगाते, आप खुद से सॉल्व कर पाते, आपका माइंड ट्रेन होता। जो आपका माइंड ट्रेन होगा उसकी हेल्प से आप एक्चुअल कैट पजल्स को हैंडल करने की सिचुएशन में आ पाओगे, उसके बिना नहीं। तो आपको ये टारगेट रख लेना है कि यार मेरा एनालिसिस ज्यादा लगे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कम पजल सॉल्व कर पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो भी सॉल्व कर रहा हूँ उसको मैं एंड रिजल्ट तक पहुंचा के रखूंगा। मे बी 10 12 15 पजल्स आपने सॉल्व किए मॉक्स एनालिसिस के टाइम पे, मल्टीपल मॉक्स के पजल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मे बी उनमें से एक या दो आपसे नहीं बने, आपने थोड़ा बहुत हिंट लिया सोल्यूशन से एंड आगे प्रोसीड किया, बट वो 10% 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपसे कोई पजल ओपन हुआ है तो आप 2 आवर 3 आवर भी अगर लगाना पड़े उस पजल के ऊपर, वो लगाओ, सो दैट आपका उसके रिगार्डिंग माइंड जो है वो ट्रेन हो एंड नई पजल्स के अंदर आपका दिमाग चले एंड आप सॉल्विंग कर पाओ। उसके बिना नैया पार नहीं होने वाली, डूब जानी है, कोई फायदा नहीं है। आप जितने मर्जी सोल्यूशन देखते रहो, आप चाहे 500 1000 पजल्स बना लो, इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक आप सोल्यूशंस को रेफर करते चले जा रहे हो। ठीक है, तो अब मॉक एनालिसिस का कितना टाइम है जी? मे बी वो 1 आवर हो, मे बी 3 आवर हो, मे बी 8 आवर्स हो, मे बी 10 आवर्स हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम में ही खत्म करना है। बाउंडेशन ये है कि यार हर एक पजल मुझसे खुद से बनना चाहिए। पजल मैं खुद से बनाऊंगा, एंड रिजल्ट तक पहुंचाऊंगा, देन मैं वीडियो देखूंगा, जो भी, चाहे आप इजी का पार्ट हो, चाहे आप नॉन इजी स्टूडेंट हो, जहां पे भी आप एनरोल्ड हो, आपको उसके बाद सोल्यूशन देखना, पहले नहीं। अब कुछ लोगों का ऑलरेडी एप्टीट्यूड अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो उनको एनालिसिस में मुश्किल से हाफ एन आवर या 1 आवर लगेगा। अब जिनका सॉल्विंग ही नहीं हो पा रहा, ऑब्वियसली उनको ज्यादा टाइम एनालिसिस में जाएगा। तो एनालिसिस में ज्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं, बट वो अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो आपकी इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी वो गेन करा देगा, बहुत जल्दी आप इंप्रूव कर पाओगे। अदरवाइज इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा तो फिर उस एनालिसिस का या उस मॉक दिए का फायदा भी क्या है, ये चीज को समझो। अब हाउ टू एनालाइज मॉक्स आपको आइडिया लग गया, टाइमर का आइडिया लग गया, कितना टाइम देना है, कोई बाउंडेशन नहीं, मस्त अपना टाइम लगाओ हर एक पजल के साथ में, या जो सीखने वाला है उस पजल से वो सीखने का ट्राई करो। एनालिसिस के टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यार क्या किसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसा था जो पजल को ओपन करने में हेल्प कर सकता था, या किसी क्वेश्चन की ऑप्शन ऐसी थी जो पजल को ओपन करने में हेल्प कर सकती थी। क्या कोई जुगाड़ मेथड पॉसिबल था, यहाँ पे मैं जुगाड़ लगा के सॉल्विंग कर देता। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, सो दैट अगर एक्चुअल कैट में ऐसा कोई पजल मिला जहां पर आप ऐसी चीज अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप ट्रेन होते चले जाओ। देन हाउ मच टाइम, एनालिसिस में कितना टाइम जाएगा, आपको आइडिया मिल गया ना। कुछ लोगों के मॉक्स में बहुत कम स्कोर आ रहे हैं, कुछ का नेगेटिव में भी जा रहा है, जीरोस में रह रहा है, या एक भी पजल को छू तक नहीं पाते हैं। उनके मन में आ रहा है यार मैं क्या मॉक्स को कंटिन्यू रखूं, कोई फायदा भी है, या मैं रिवीजन के ऊपर चला जाऊं। देखिए, अगर आपने रिवीजन के लिए बढ़ गए तो आपने अपने लिए गड्ढा खोदना स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि डीएलआर में रिवीजन करने का मतलब कुछ भी नहीं है।
रिवीजन सिंपली मीन्स यार जो पजल्स आपसे पहले हो रहे थे आप उनको ओपन करके दोबारा बनाने बैठ जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आपसे पहले भी हो रहे थे, आज भी होंगे। तो उस माया जाल में मत फंस जाना। लूप है वो, गोल 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 उसी में घूमे रहोगे। यहाँ पे बन रहा था, दोबारा घूम के उसी पे आ गए हो, दोबारा घूम के उसी पे आ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपने मॉक्स सेक्शनल्स जो आप दे रहे हो वो कंटिन्यू रखना है। मार्क्स गंदा दिखे कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस करेंगे जम के, उसमें समझेंगे यार ये पजल में ऐसा क्या है कि मुझसे क्रैक नहीं हो पाया एग्जाम सिनेरियो में, लड़ना है उस क्वेश्चन के साथ में। तब जाकर आप सोच सकते हो कि यार हाँ अब मैं इंप्रूव करने की सिचुएशन में आ जाऊंगा। रीजन बताता हूँ एटीट्यूड का डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। आप एक पजल बनाने बैठोगे ना, आपको चाहे 2 घंटा लगेगा, आप उसको अगर सॉल्व कर लिए ना, आपका माइंड अपने आप से समझ जाएगा कि यार कोई बात नहीं यार, मेरे से टाइम शायद ज्यादा लग जाए, बट इस पजल में ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं ना कर पाऊं। मुझ में ऐसी भी कोई कमी नहीं है कि अगर मैं टाइम लगा रहा हूं तो मुझसे बन रहा है। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूं, तो मैं कम टाइम में भी बना पाऊंगा। बट अगर मैं सॉल्व भी खुद से नहीं कर रहा हूं, मैं सोल्यूशंस को रेफर कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं, किसी का भला नहीं होने वाला उस सिचुएशन में। प्लीज उस चक्कर में मत फंसना और रिवीजन के माया जाल में मत फंसना। आपको मॉक सेक्शनल देना है, एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी आपका उसी से डेवलप होगा, उसके बिना वो डेवलप नहीं होगा। जब तक उस प्रेशर सिचुएशन में खुद को डालोगे नहीं, आपका जो है वो इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। अब बात आती है यार एग्जाम स्ट्रेटजी का, कैसे किया जाए। देखो अगर तो आपसे एक भी पजल नहीं बन रहा एग्जाम सिनेरियो में, आप देख रहे हो यार बहुत ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है, मुझसे एक भी पजल नहीं बनता, पेपर ओपन होता है एलआरडीए सेक्शन, फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स का टाइम लो एक पजल फिगर आउट करने के लिए जो आपको लग रहा है हाँ यार ये इजी पजल लग रहा है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। आप उसमें 10 15 20 मिनट लगाओ एंड उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। एक हद तक वो पजल खुलेगा एंड आप सॉल्विंग कर पाओगे। एक पजल में 15 नंबर आपके बनेंगे तो कुछ परसेंटाइल आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो आपका एक बन जाता है, कभी कभी 1.5 बन जाता है, कभी एक भी नहीं बन पाता, उस कैटेगरी में आप घूम रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहता है कि यार आप पजल ओपन हुआ, पेपर में 3 से 5 मिनट आपने इन्वेस्ट किया, आपने 1 से 2 पजल्स खोजे, एक नहीं 1 से 2 पजल्स खोजे कि यार हाँ ये मैं बनाऊंगा इस सिनेरियो में, इस पेपर के अंदर मैं बनाने का ट्राई करूंगा। अब मान लो आपने पहला पजल सॉल्व करना ट्राई किया, आप 5-8 मिनट दिए, आपने 10 मिनट दिए, अगर वो पजल खुलता चला जा रहा है तो आप उसके साथ प्रोसीड करोगे, अदरवाइज आप शफल करके दूसरे पजल के ऊपर चले जाओगे और उसमें टाइम दोगे कि क्या ये खुलता चला जा रहा है या नहीं। अगर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं खुल रहे और आप थर्ड पे मूव करना चाहते हो कि यार हाँ मुझे ये अब इजी लग रहा है, मैं इस पे मूव करना चाहता हूं, तो आप जरूर करो। ये स्ट्रेटजी उनके लिए वर्क करेगा जिनका अच्छा खासा प्रैक्टिस है। किसी किसी पेपर में वो 1 से 2 पजल्स बना पाते हैं, किसी किसी में एक भी नहीं बना पाते। उनको बस ये करना है कि एक पजल के अंदर 10 मिनट से ज्यादा का टाइम इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा शफलिंग करें पजल्स के अंदर कि एक हद तक मैंने ओपन कर लिया, अगर ये सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज किसी और पे जाता हूं, इस पे थोड़ी देर के बाद में मैं वापस आ जाऊंगा। अगर आपसे एक भी नहीं बन रहा तो इट इज बेटर कि आप एक पजल पे स्टिक करो, पहले एक बनाना स्टार्ट करो कि कंसिस्टेंटली मुझसे एक पजल बनना शुरू हो जाए, 15 मार्क्स आने शुरू हो जाए, डबल डिजिट में स्कोर दिखेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, देन आप और नेक्स्ट जो पजल्स हैं उन पे मूव कर पाओगे। बाकी अगर मैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का सिनेरियो रखूं आपके सामने तो आपको बहुत प्यारा पिक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा कि यार स्कोर वर्सेस परसेंटाइल में लास्ट ईयर में कितने स्कोर्स पे क्या बन गया था। मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप अपना सिनेरियो खुद से समझ जाओगे कि यार लास्ट ईयर का पेपर जो था डीएलआर सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं बना था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं बना था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप का था जो ऑलमोस्ट हर ईयर बनता ही है। तो उसमें स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देखोगे आपको अपना क्लैरिटी मिल जाएगा कि भाई इतने ही तो क्वेश्चंस करने हैं, 7-8 क्वेश्चंस में मेरा काम जो है वो बन जा रहा है, कट ऑफ निकालने के लिए कोई दिक्कत हो नहीं रहा। 10-11 पजल्स में गेम पूरा ही बेटर लेवल पे पहुंच जाएगा, 99 प्लस की कैटेगरी में मैं चला जाता हूँ। और अगर कहीं मैंने 12-13 पजल्स तक 12-13 क्वेश्चन तक बना लिए तो मेरा परसेंटाइल 99.7 99.8 तक भी हिट कर जाएगा। तो उतना बड़ा वो बैरियर नहीं है जो हमें लग रहा है। हम लोग 2 पजल्स करके भी कई बार हमें लगता है यार खराब हो गया जी, क्योंकि पहले जो थे लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम था पजल्स का, जो आप सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको फुल मार्क्स लाने का हैबिट था, बट अब वो सिनेरियो नहीं है। अब अगर आप 2 पजल्स बना पा रहे हो आपका परसेंटाइल बहुत आगे निकल जाएगा, अगर आप अच्छा पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो तो। ठीक है, आई होप सो सिनेरियो समझ में आ गया। देन बात आता है यार अब से लेकर कैट तक क्या करना चाहिए। अगर मैं ऑलरेडी 200-250 पजल की जो आप बात कर रहे हो मैं कर चुका हूँ, अब से आपको कैट तक करना है 3-4 चीजें करनी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। मॉक्स देते चले जाओगे, मॉक्स के अलावा सेक्शनल जो आप दे रहे हो वो देते चले जाओगे। इसके अलावा एक्चुअल कैट पजल्स 2017 से लेकर 2023 तक की सारी कवर करेंगे। इजी स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑलरेडी एक हद तक कवर हो चुकी है, कैट तक आते आते हम लोग सारी पजल जो है वो कंप्लीट करेंगे 2017 से लेकर 2023 तक। अब ये जो पजल्स आप सॉल्व करोगे इनके अंदर कोई टाइमर नहीं होगा कि मुझे 10 मिनट में बनाना है, 15 में बनाना है, कोई टाइमर नहीं, मुझे अपने आप से बनाना है। 100 के आसपास पजल्स हैं, मुझे अपने आप से बनाना है, मुझे लॉजिक समझना है कि यार एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, क्या वो हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है मैं उसको एंड तक रिजल्ट तक पहुंचा पा रहा हूँ, बस मेरा इतना मुद्दा है, उससे ज्यादा मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है अननेसेसरी। हर एक पजल बनाना है पेपर से पहले और वी आर गुड टू गो। उस सिनेरियो में हम पहुंच जाएंगे कि हम पेपर को फोड़ पाएं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पजल्स आपको जो है वो जैसे इजी स्टूडेंट्स हैं उनको तो प्रोवाइड होते जा रहे हैं साथ साथ में,
तो वो आपको प्रैक्टिस कंटेंट मिलता चला जाएगा, रेगुलर बेसिस पे आपको अटेम्प्ट करते रहना है, बस इतना ही करना है। अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगर एक्चुअल में मार्क्स लाना चाहते हो, चीज़ों को सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे और अपनी मेहनत के ऊपर फोकस करोगे, उतना आप इंप्रूवमेंट पकड़ पाओगे। अननेसेसरी प्रोक्रास्टिनेशन में अपने को नहीं पड़ना है, क्योंकि उससे आज तक किसी का भला नहीं हुआ, ना आगे चलकर होगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग में आप अपना समय बर्बाद करते हो, उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हो। और हमें अपना समय यूटिलाइज करना है, इंप्रूवमेंट करना है, आगे बढ़ना है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आई हैव मेड ऑल माई पॉइंट्स वेरी क्लियर। फिर भी अगर आपको कुछ भी कंसर्न्स रहेंगे, यू वांट टू आस्क, देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं और वीडियोस ऐड करूंगा सो दैट आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके क्लियर होते चले जाएं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।